चलिए अपना टॉपिक देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बात हो रही थी। लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, उसमें हमने बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर बात की इंट्रोडक्शन में। फिर हमने मेनली देखा कि जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है वो इस चैप्टर का मेन हाईलाइट है। अब जब स्ट्रैटेजीज बनाने की बात आती है तो स्ट्रैटेजीज 3 लेवल पे बनती है, ये हमने देखा। पहला जो लेवल था दैट इज द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पे जो फोकस है वो पूरी कंपनी के ऊपर है, पूरे ग्रुप के ऊपर है। सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर फोकस करने से बात नहीं बनेगी, ये आइडिया था। दूसरा हमने देखा था बिजनेस स्ट्रैटेजी, कि भाई एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर फोकस करना है कि उसको कैसे ग्रो करें। तो इसमें एग्जांपल्स आप बड़े ग्रुप्स के ले सकते हो, रिलायंस है, टाटा है, ये सब जो एंटिटीज हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स, बिकॉज इन्हीं से क्लैरिटी आती है कि भाई ये सब चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। छोटे बिजनेसेस के लिए स्ट्रैटेजी इतनी रिलेट नहीं होगी। चलिए देखें। ठीक है, और जो थर्ड लेवल था दैट इज द फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी में हमने देखा कि हर एक पर्टिकुलर बिजनेस में वेरियस फंक्शंस होते हैं। अकाउंटिंग इज अ फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, सबका अलग डिपार्टमेंट होता है। हर एक डिपार्टमेंट का काम आप किसी प्रोफेशनल को दोगे तो वो अपना काम ठीक से मैनेज कर पाएगा। वैसा हमें अब यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी है। कुछ तो हमने देखी भी थी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज पे अपन बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने स्टेबिलिटी पे बात की, एक्सपांशन पे बात की, रिट्रेंचमेंट पे बात की, ये सब चीजें थी। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, सारा अपना डिस्कशन हुआ। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में बहुत ज्यादा डेप्थ में ये लोग गए नहीं थे। हर एक बिजनेस को एक नाम दिया जाता है दैट इज एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब टाटा ग्रुप का एग्जांपल चल रहा था, टाटा मोटर्स इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, टाटा स्टील इज अनदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एसबीयू वाइज बनाई जाती है। तो भाई हर बिजनेस की स्ट्रैटेजी अपनी अपनी अलग होगी, और हर बिजनेस में बोलते हैं वो तेजी मंदी भी अलग अलग आती है। अब एक पॉइंट पे टाटा ग्रुप है, तो अगर मान लो कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आईटी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा हो। अभी टीसीएस की हालत जो है वो अलग है, बिकॉज एआई की वजह से मार्केट डिसरप्ट हुआ पड़ा है। लेकिन ये कार्स की डिमांड अच्छी है, तो ईवी सेगमेंट में टाटा अच्छा कर रहा है। तो वन ऑफ योर बिजनेस इज ग्रोइंग, उसमें डिमांड अच्छी है, दूसरे बिजनेस में थोड़ा बहुत स्लगिशनेस या फिर स्लो डाउन भी आ सकता है। तो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग है। अब जो बिजनेस चल रहा है उसमें आप एग्रेसिव हो, जो बिजनेस में प्रॉब्लम है उसमें आप डिफेंसिव हो, तो वो स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी। तो एसबीयू वही चलता है, वैसा ये पॉइंट है। अब जो तीसरा पार्ट अपने को आज स्टार्ट करना है विच इज कॉल्ड द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, उसमें एक एक फंक्शन को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक फंक्शन में क्या थॉट प्रोसेस होगा, क्या अप्रोच होगी, क्या एग्जाम्पल्स होंगे, वो सारी चीजें बहुत स्पेसिफिक आएंगी। तो अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको, और कुछ रिपीट चीजें भी मिलेंगी। तो सबसे पहले फंक्शंस वाइज बात होने वाली है। फर्स्ट फंक्शन जो इन्होंने यहाँ टारगेट किया दैट इज द फाइनेंशियल पार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि पैसों का हिसाब भी तो रखना है। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जब हम बनाएंगे तो हम कौन कौन सी चीजों पे फोकस करेंगे। अगर आप इसमें पॉइंट्स देखोगे तो ये सारे आपके एफएम के चैप्टर्स है जो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़े हुए हैं। देख लो, कैश फ्लो, अकाउंटिंग और एफएम में अपना एक चैप्टर था। ईवीए का एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जहां मैंने आपको बोला था कि अपना जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कितना ज्यादा है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करने के बाद हमारे हाथ में कुछ प्रॉफिट बचता है तो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू एडेड। तो उसका फॉर्मूला भी था नो पैट माइनस सीओसी, ऐसे करके गिनते थे वो चीजें। असेट मैनेजमेंट वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। असेट मैनेजमेंट में आपके रिसीवेबल्स और पेएबल्स, डेटर्स क्रेडिटर्स को मैनेज करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, करंट असेट करंट लायबिलिटी मैनेज करना, ये सब फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इसके बाद भी देख लो, फाइनेंशियल डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी रेशियो, लेंडिंग, बोरोइंग, ये सारी चीजें, ये सब फाइनेंस का पार्ट हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये भी अपन ने पढ़े थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, सारा रिपीट है ये। ग्रोथ इंडेक्स, इंडाइसिस, इंडेक्स नंबर्स, रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, टैक्स मिनिमम पे करना है, उसका बेनिफिट लेना। तो ये सब जो है ये फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का पार्ट है, और थोड़ा रिपीटेटिव है, और भी आगे वही चल रहा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अपन ने सबसे बड़ा चैप्टर पढ़ा है कैपिटल बजटिंग।
एनपीवी वाला कैलकुलेशन, आईआरआर कैलकुलेशन, वो सब इसी का पार्ट है, इसलिए मैंने शॉर्ट में रखा है। पूरा एक्सप्लेनेशन। अब कैपिटल बजटिंग आ गया तो आपको पता है उसमें क्या चीजें होती है, एक पैराग्राफ तो आप अपने वर्ड्स में लिख ही पाओगे, तो उतना कंटेंट। हाँ, उसका बेसिक आप रेफरेंस दे सकते हो कि भाई कैपिटल बजटिंग होता क्या है। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करना, मीनिंग समझा दो, फिर ये बता दो कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वेरियस मेथड्स का यूज करते हैं, इसमें पे बैक पीरियड आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है, आईआरआर आता है। इतना करोगे तो आपके 3-4 पॉइंट्स तो आराम से बन जाएंगे, तो वो आंसर आप बना के लिख सकते हो। तो थोड़ा पेजेस क्या है इसमें लिमिटेड हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है। उसमें बेस्ट एग्जांपल वर्किंग कैपिटल क्या होता है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ही तो होता है। अब वर्किंग कैपिटल को लेके आपके माइंड में जितना भी है उतना आप लिखोगे तो 1-2 पैराग्राफ तो बन ही जाएंगे, उतना पॉइंट मोर देन इनफ है। वैसा है फिनेंसिंग डिसीजन, डेट कितना ले, इक्विटी कितनी ले, बैंक से लोन लूं या प्रेफरेंस शेयर इशू करूं या इक्विटी शेयर इशू करूं, ये सारी चीजें जो है वो रहेंगी। दिस इज फिनेंसिंग डिसीजन। इसके बाद है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर याद है, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, एमएम अप्रोच, मोदी के लिए यानी मिलर अप्रोच, वो सारा। अब उसमें आप कॉन्सेप्ट में समझा सकते हो कि डिविडेंड पॉलिसी में कंपनी क्या सोचती है। तो एक होता है कि हाँ कितना पे करना, कितना रिटेन करना। अब डिपेंड करता है, ग्रोथ वाली कंपनी है तो रिटेंशन ज्यादा होगा, स्टेबल कंपनी है तो पे आउट ज्यादा होगा। बस वो लॉजिक समझा दो, आपका पॉइंट बन जाएगा। वैसा है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ से अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है विच इज रिलेटेड टू द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये मार्केटिंग फंक्शन हो गया। मार्केटिंग जो वर्ड है ना, उसका अपना एक डिटेल्ड मीनिंग है। बहुत बार लोग पढ़ते टाइम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को मिक्स कर देते हैं। आपको ध्यान में है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेम है, अलग अलग है? कुछ पता है फर्क क्या है? कुछ बता सकते हो दोनों में? सेम तो नहीं है, चलो मैंने ही बता दिया। फर्क क्या है, कुछ आइडिया है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग? और मार्केटिंग को कैसे अलग करेंगे उससे? अच्छा ठीक है, थोड़ा और मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ थोड़ी टेक्निकल हो गई। वैसा है एडवर्टाइजिंग वही है जो आप समझते हो, टीवी पे ऐड दिखाना, होर्डिंग्स लगाना, इंस्टा एड्स रन करना, यूट्यूब एड्स रन करना, दैट इज एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग वाइडर टर्म है, मार्केटिंग का एक पार्ट होता है एडवर्टाइजिंग। बाय डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं, मार्केटिंग का मतलब है एक प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री में बना के कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज मार्केटिंग। तो एक प्रोडक्ट मैंने बना दिया, उससे तो वो बिकेगा नहीं। बेचने के लिए लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हो, बट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से भी तो काम नहीं चलेगा। ऐड दिखा दी और दुकान में सामान नहीं है तो कस्टमर कितने दिन तक वेट करेगा? और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनीज की एड एजेंसीज बहुत एफिशिएंट होती है, मार्केटिंग करके पूरा हाइप क्रिएट कर देते हैं एडवर्टाइजिंग करके। कस्टमर दुकान पर पहुंच जाता है, भैया वो टीवी पे ऐड देखा, वो प्रोडक्ट, बोले यार माल ही नहीं आ रहा है, स्टॉक ही नहीं है, कंपनी भेजती ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर को बोला आजकल करे जा रहा है, देखो पता नहीं कब आता है। अब ऐसा अगर आप बोलोगे तो कस्टमर कितने दिन वेट करेगा? वो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो एडवर्टाइजिंग के साथ साथ अगर आपकी लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये सब चीजें सिंक्रोनाइज नहीं है तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं। सिर्फ ऐड देने से काम नहीं बनेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा। वैसा है। तो मार्केटिंग में लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन आप बोल लो, प्रोडक्शन प्रोसेस बोल लो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोल लो, कंज्यूमर के हाथ तक गुड्स पहुंचाने का सारा प्रोसेस आ गया। एंड वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग उसका एक हिस्सा है जो अवेयरनेस क्रिएट करता है। लॉजिस्टिक्स वो है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो है जो आपके गुड्स को हर घर तक पहुंचाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेम। जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक नहीं कर पाती वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो, कोका कोला है, पेप्सी है, अपनी बालाजी वेफर है, हर दुकान पे मिलती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की स्ट्रेंथ है कि भाई कहीं भी जाओ ये तो मिल ही जाएगा। पार्ले जी खानी है, कोई भी दुकान पे मिल जाएगी। ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ पार्ले जी नहीं मिल रही? तो पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि हर दुकान पे, आप हाईवे पे कोई छोटी सी वो चाय की टपरी पे बैठोगे वहां पे मिल जाएगा, कोई बड़ी रेस्टोरेंट पे रुकोगे वहां पे मिल जाएगा, आपके घर के नीचे किराने की दुकान है वहां पे मिल जाएगा। तो ये पहुंचाना आसान काम थोड़ी है। उन्होंने अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है कि भाई पार्ले की फैक्ट्री मुंबई में है, पुणे में है, वहां से सारी बिस्किट बनती है, बट पूरे इंडिया में वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टेब्लिश करना मार्केटिंग का हिस्सा है। ये तो फिर दुकान पे माल बिकेगा नहीं तो पैसा कैसे बनेगा? ऐड में तो खर्चा किया, रिकवर भी तो करना है। तो मार्केटिंग जो है वाइडर टर्म है एंड इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो उसके अंदर आती है। वैसा तो ये पॉइंट्स हैं। अब इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो देखने वाले हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आइडिया लगेगा। बोला इन शॉर्ट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग आंसर्स द 3 Ws। थोड़ा थियोरेटिकल हो गया। विच मार्केट टू कम्पीट इन। मार्केटिंग करते टाइम
आपको ये सवाल अपने आप से पूछने हैं और इसके जवाब ढूंढने हैं। कौन से मार्केट में जाके कंपटीशन करना है आपको, कहाँ जाके लड़ना है, पहले वो डिसाइड करो। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस, आपके पास क्या है ऐसा जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो। आपका हाईलाइट पॉइंट क्या है, यूएसपी क्या है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलिंग प्रोपोजिशन, कि भाई क्या ऐसी चीज है जिसको दिखा के आप बोल सकते हो कि भाई आप मेरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, ये अच्छा है। वैसा तो कुछ बेचने के लिए होना चाहिए ना। एंड व्हेन टू कॉम्पीट, कब कंपटीशन करना है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बहुत बार तो कंपटीशन मतलब वेट करना पड़ता है कि सही मौका देख के अपन प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। कभी भी आप मार्केट में उतर जाओगे और बिक जाएगा ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि सब ह्यूमन साइकोलॉजी वाला गेम है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जहाँ कंपटीशन तो क्रिएट ही नहीं हुआ, उल्टा वेट किया, जो आपकी इंस्टा रील्स है। इंस्टा रील तब आई थी जब टिकटॉक बैन हुआ, एंड दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। क्या टाइमिंग थी। जिस दिन टिकटॉक बैन हुआ उस दिन ऐसा था कि मार्केट में आधे लोग बहुत खुश थे कि जान छूटी है टिकटॉकर से, नाचते रहते पूरा दिन मोबाइल फोन पे, जैसे ऐप घुमाओ इनका कुछ ना कुछ आ जाता है, नहीं देखना। आधे लोग सोचे यार टिकटॉक में मजा आती थी, एंटरटेनमेंट होता था, टाइम पास होता था। जो लोग टिकटॉक पे वीडियो बना के पैसा कमा रहे थे वो बेचारे तो रातों रात बेरोजगार हो गए। बोले अब कंटेंट क्रिएशन का क्या होगा। अब जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ 24 आवर्स में इंस्टा ने रील लॉन्च किया। अब ऐसा तो नहीं है कि उसके पास इंस्टा रील का कोडिंग उसने रात को बैठ के किया होगा कि चलो टिकटॉक ब्लॉक हो गया अब कल इंस्टा लॉन्च करते हैं। वो पहले से उनके पास पूरा प्रोडक्ट रेडी था, लेकिन दे वर वेटिंग फॉर द टाइम, बिकॉज देखो उनको पता है टिकटॉक इतना सक्सेसफुल हो गया था कि कोई इंस्टा रील क्यों फॉलो करेगा, सब लोग टिकटॉक ही बनाएंगे, जो चल रहा है, पैसा मिल रहा है उनको। बट जब टिकटॉक बैन हो गया ना तो एक क्राइसिस, एक स्केर्सिटी क्रिएट हो गई, स्पेस खाली हो गई और उसमें कोई है नहीं, और रातों रात कोई भी टिकटॉक की जगह ले नहीं पाएगा क्योंकि इतना बड़ा सेटअप किसी के पास है नहीं। अब इंस्टाग्राम के पास और गूगल के पास ये सब सेटअप है कि वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड एक सॉफ्टवेयर 24 घंटे में लॉन्च कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो स्टैंड बाई पे था, टाइमिंग का वेट कर रहे थे, जैसे ही मौका बना तुरंत से रील उन्होंने लॉन्च किया। अब देखो रील में कोई पूरे वर्ल्ड में बैन होने वाला प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, क्योंकि यूएस की कंपनी है, चाइनीज कंपनी तो है नहीं। आज देखो रील कहाँ पहुंच गई, टिकटॉक बाहर हो गया। अब चाइनीज टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, बाकी कंट्रीज में जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, बट वो जो एक मार्केट मिला उसको, जो रील को मिला, वो टिकटॉक को नहीं मिला बिकॉज ऑफ द चाइनीज इंटरवेंशन। तो वो चीजें होती है, तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च कब करते हो। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। देखें यहाँ पे बोला है कि आप स्ट्रेटेजिक गैप को आइडेंटिफाई करो। गैप का मतलब क्या है, मार्केट में कहाँ जगह खाली है, और बहुत सक्सेसफुल कंपनीज ने एक्चुअली में यही किया। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मार्केट में आपकी क्या पोजीशन है, उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बनती है। मैं एक एक करके टेक्निकल टर्म्स को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि मार्केट पोजीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी इज द मार्केट लीडर। मार्केट लीडर वो है जिसका मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर है, और जो मार्केट में फर्स्ट मूवर है, जिसने पहला इनिशिएटिव लिया कुछ नई कैटेगरी क्रिएट करने का, दैट इज कॉल्ड द मार्केट लीडर। देखो मार्केट लीडर होने के लिए कन्विक्शन चाहिए, ऐसा जो अभी तक किसी ने नहीं किया वो करने के लिए हिम्मत चाहिए। आधे लोग तो डरते ही है, अरे यार लोग क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा, अभी तक तो ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं, लोग पागल है क्या, ऐसा ही होता तो बाकी लोग भी कर लेते। अरे तुम करो ना, तुमको कॉन्फिडेंस है तो ये चलेगा मार्केट में। तो जो कंपनी पहली बार कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस या नया सॉफ्टवेयर लेके आती है, उनको हम फर्स्ट मूवर्स बोलते हैं। दे आर द मार्केट लीडर्स, पायनियर्स बोलते हैं, कि उन्होंने पहले शुरुआत की, और अगर वो मार्केट कैप्चर करके लीडर बन जाते हैं तो फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, दैट इज मार्केट लीडर। वैसा अब आज की डेट में मैंने एग्जांपल्स रखे हुए हैं, जैसे अपन ईवी कार सेगमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इंडिया में बड़े स्केल पे अगर ईवी कार्स शुरू की तो टाटा ने शुरू की। कि टाटा पहले टियागो लेके आई, नेक्सन लेके आई, धीरे धीरे करके उन्होंने ईवी रेंज को स्टार्ट किया। अब वो मार्केट में लीडर बन चुकी है। आज की डेट में भी आई थिंक मोर देन 75% मार्केट शेयर है। एक पॉइंट पे तो 85 था, 85% ऑफ द इंडियन ईवी कार्स वर टाटा। तो वो है मार्केट लीडर, उससे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। फर्स्ट मूवर और मार्केट लीडर। मार्केट लीडर किस बेस पे, कि मार्केट शेयर सबसे ज्यादा उसके पास है। अब धीरे धीरे फिर पीछे महिंद्रा आया, एमजी आया, ह्युंडई भी आई, अलग अलग कंपनीज आ गई, तो अब सबने ईवी गाड़ी निकालनी शुरू की। तो जैसे ही बाकी कंपनीज कंपटीशन में आई तो नो डाउट उनका भी अपना स्पेस बना। तो टाटा का मार्केट शेयर कम तो हुआ, लेकिन लीडर तो आज भी वही है, 70% मार्केट शेयर अभी भी है। तो महिंद्रा ये सब चीजों ने 10% मार्केट शेयर कैप्चर किया होगा, लेकिन बाकी अभी भी लीडर टाटा है। वैसा अभी रिसेंटली लॉन्च की टियागो ईवी 2 दिन पहले, तो वो 4.5-5 लाख रुपए शोरूम प्राइस, बेस मॉडल स्टार्टिंग, और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। वैसा है तो वो लोग मार्केट में टफ कंपटीशन जो है बाकी कंपनीज को भी दे रहे हैं। वैसा तो दिस इज मार्केट लीडर। ठीक है, अब इसमें देखो लैंग्वेज आप देखो, उससे समझ आएगा लीडर कौन होता है। इट इज द वन हु कंट्रोल्स सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। ठीक है, द गोल ऑफ मार्केट लीडर इज टू रीइंफोर्स देयर प्रोमिनेंट पोजीशन थ्रू द यूज ऑफ ब्रांडिंग
टू डेवलप एंड मेंटेन देयर कॉर्पोरेट इमेज एंड टू रिस्ट्रिक्ट द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड। अपने ब्रांड की इमेज का पूरा यूज करो, जोर लगाओ मार्केट में और कॉम्पिटिटर को आगे मत बढ़ने दो। दिस इज मार्केट लीडरशिप। मार्केट लीडर्स अडॉप्ट अनकन्वेंशनल अनएक्सपेक्टेड अप्रोचेस। अनकन्वेंशनल का मतलब जो सब लोग नहीं करते, कन्वेंशनल का मतलब जो सब करते हैं, अनकन्वेंशनल उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो वैसा दिमाग लगाती है ऐसी कंपनीज, टैक्टिकल रिस्पॉन्सेज लेती है और उसके बेसिस पे अपना बिजनेस जो है ग्रो करने की ट्राई करती है। टाटा ने जो नैनो के साथ किया, दैट वाज एन इनिशिएटिव, पायनियर। ऐसी गाड़ी कौन बनाएगा जो 1 लाख रुपए में बिकेगी, बट उन्होंने चैलेंज लिया, कोशिश की, फेल हो गए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो की थी, वैसा हो गया। अब चल पड़ता तो मार्केट लीडर हो जाते, उस सेगमेंट में कोई था ही नहीं, और एक बार वो चल पड़ता तो 4 लोग और आ जाते पीछे। ये तो तब तक कुछ नहीं था, तो चलो फ्लॉप हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर चल पड़ता तो बाकी कंपनीज पे अपना प्रेशर आने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे बोला है कि भाई मार्केट लीडर्स जो है वो उस तरीके से रिस्क लेते हैं, और टाटा नैनो अगर सक्सेसफुल हो जाती तो बाकी कंपनीज को मजबूरी में आना ही पड़ता उस सेगमेंट में, नहीं तो पूरा मार्केट डिसरप्ट हो जाता है वैसे। तो ये सब प्रेशर होता है। नेक्स्ट है मार्केट चैलेंजर्स। चैलेंजर्स वो होते हैं जो सेकंड बेस्ट होते हैं, नेक्स्ट हाईएस्ट मार्केट शेयर। अच्छा हाँ, वो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। हाँ, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए कि मार्केट लीडर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। सॉरी, पॉइंट स्किप हो गया। प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते हो, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो बाकी लोगों ने अभी तक मार्केट में नहीं उतारे, दैट इज द टर्म। दूसरा बोला डाइवर्सिफिकेशन, ऐसी कैटेगरी में जिसमें आप अभी तक थे नहीं, नए मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करके देखना। डाइवर्सिफिकेशन, अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लॉन्च करना, कुछ ऐसा लॉन्च करना जो अभी तक किसी और ने लॉन्च नहीं किया। प्रोडक्ट्स जो आप बना के बेच रहे हो उसमें नई कैटेगरीज क्रिएट करना। टाटा अभी तक पहले तो ट्रक बेचता था, ट्रक टेम्पो वाली कैटेगरी। एक पॉइंट पे टाटा आया पैसेंजर कार्स में 2001 में, टाटा इंडिका आई थी सबसे पहले। टाटा इंडिका आई ना, तो उसके बाद टाटा का बहुत मजाक बना, बोले तुम लोग ट्रक ही बनाओ, गाड़ी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। टाटा ने अननोइंगली इतनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी बना दी, वो आज भी चल रही है। टाटा इंडिका टप के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी थी, मतलब उसका जो स्टील उन्होंने यूज किया ना, क्योंकि जिसको ट्रक बनाने की आदत है ना, वो हल्का काम कर नहीं पाएगा, तो गाड़ी भी उन्होंने बहुत हैवी बनाई थी। बट एक होता है ना, फीचर वाइज उतनी रिच नहीं थी गाड़ी, बेसिक थी। तो बाकी कार कंपनियों ने बहुत मजाक उड़ाया, बोले तुम लोग यार एक बोलते हैं ना कंफर्ट लेवल पे ध्यान दो, लुक पे ध्यान दो, गाड़ी की एक वो अपीलिंग फील होनी चाहिए। कोई गाड़ी खरीद रहा है, ट्रक खरीद रहा है, फर्क है। तुम लोगों ने ट्रक जैसी तो गाड़ी बना दी, ऐसा मजाक बहुत बनाया उनका। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते करते आज देखो टाटा कहाँ पहुंच गए। और टाटा की गाड़ियां इतने अच्छे लुक में आती है, इतने अच्छे कंफर्ट में आती है, तो धीरे धीरे उन्होंने वो कैटेगरी क्रिएट की। तो पहले वो पैसेंजर कार में आया तो अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई, फिर अब पैसेंजर कार में वो लोग ईवी सेगमेंट में आए तो एक और प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाई। तो मार्केट लीडर्स जनरली क्या करते हैं ना, अपने प्रोडक्ट्स की रेंज में एडिशंस करते रहते हैं और अपनी जो रेंज है उसको वाइडर करते जाते हैं। तो उसके लिए टर्म यहाँ पे यूज होता है डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी ब्रांडिंग होता है ना, अलग अलग नाम से भी प्रोडक्ट बेचते हैं। जैगवार, रेंज रोवर, लैंड रोवर टाटा का ब्रांड है, ठीक है, तो टेक ओवर कर लिया वैसा है। एंट्री बैरियर क्रिएट करना, देखो अपने धंधे में दूसरे को घुसने मत दो, आप समाज सेवा करोगे तो खत्म हो जाएगा काम। तो अगर आपको बिजनेस में कंपटीशन रोकना है तो आपको उसको कट डाउन करना पड़ेगा। बड़े जायंट्स वही करते हैं ना, अगर कोई एड ऑन करने की कोशिश करता है तो उसको रोकते हैं, उसका रास्ता काटते हैं, कभी तेरे को आने नहीं देंगे, क्योंकि तू आ गया तो हम कैसे कमाएंगे। वो तो बिजनेस का रूल है, वो करना पड़ेगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पे अपन ने कल बात की थी। एक्विजिशंस आपको पता ही है, कंपनीज को खरीद लेना, टेक ओवर कर लेना। ये जो गूगल है ना, गूगल, एप्पल, आप थोड़ा रिसर्च करोगे ना, ये लोग पूरे साल में 100 से ज्यादा कंपनियां खरीदते हैं हर साल। आपने थोड़ा सा कंपनी स्टार्टअप किया, उनको अगर लगा कि इसका बिजनेस, इसका सॉफ्टवेयर मेरे लिए थ्रेट है, तुरंत खरीद लेंगे। 2 ऑप्शन देते हैं, गुंडागर्दी है, 5 गुना पैसा देंगे, अपनी कंपनी चुपचाप हमें बेच दो, या तो फिर मार्केट में कंपटीशन देके बंद करा देंगे, जीरो हो जाएगा। आज 100 का 500 देने के लिए हम रेडी है, कल जीरो हो गया तो रोते रोते घर जाओगे, सोच लो। धमकी वाला काम है। अब आप सोचो नहीं मैं तो इनसे लड़ लूंगा, नहीं लड़ पाओगे ना। एक पॉइंट पे जाके आप सरेंडर कर ही दोगे, बट जो वैल्यू क्रिएट हुई थी वो खत्म हो जाएगी। आज ऐसा है कि आपके 100 रुपए की चीज को आप 500 रुपए खुशी खुशी दे रहे हैं, जस्ट टू कट डाउन द कॉम्पिटिशन। तो अच्छा मौका है, खरीद लो, पैसा दे दो, मतलब पैसा लो और निकल जाओ, वैसा है। तो बहुत सारे फाउंडर्स ये स्मार्ट मूव करते हैं कि अपना बिजनेस बेचो और निकलो, अपने को पैसा मिल रहा है ना, जाने दो, वैसा है। लेकिन कितने लोग क्या आते हैं, ईगो में और इमोशन में आ जाते हैं। अब यार तुम छोटी सी कंपनी लेके बैठे, स्टार्टअप है, तुम कहाँ गूगल एप्पल से फाइट करोगे, कहाँ तुमको खत्म कर देगा पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत सारे स्टार्टअप फिर फेल भी हो जाते हैं, वैसा है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो मार्केट लीडर्स की ये सारी स्ट्रैटेजीज होती है, हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दैट इज मार्केट चैलेंजर। मार्केट चैलेंजर में है महिंद्रा, BYD, MG, ये सब के मैंने एग्जांपल्स रखे हैं क्योंकि अपन ईवी सेगमेंट को बेस लेके चल रहे हैं। ये लोग हैं जिनका सेकंड बेस्ट मार्केट शेयर है।
अब अगर टाटा मार्केट लीडर है ईवी में, तो उसके बाद एमजी है जो सेकंड नंबर पे, तो वो मार्केट चैलेंजर हो गया। अब चैलेंजर वो होता है जो टॉपर को चैलेंज कर रहा है कि तू फर्स्ट है ना, मैं सेकंड हूँ, कभी भी तेरे को ओवरटेक कर लूंगा, तेरे को चेज करूंगा, तेरे नंबर्स को बीट करने की पूरी ट्राई करूंगा। वो कॉन्स्टेंटली टेंशन देता है नंबर वन को। नंबर वन पे जो होता है प्रेशर नहीं होता है कि टू वाला कभी भी ओवरटेक कर जाएगा। अब अगर 85% मार्केट शेयर है, 10% मार्केट शेयर है, तो बहुत गैप है। लेकिन अगर यही गैप धीरे धीरे कम होते होते पास में आ गया, तो फर्स्ट वाले की टेंशन बढ़ जाएगी, कभी भी ओवरटेक कर लेगा, वैसा है। दैट इज कॉल्ड मार्केट चैलेंजर। ये नेक्स्ट बेस्ट मार्केट शेयर लेके बैठे होते हैं, वैसे बोला हुआ है। देख लो थियरी आपके सामने ही है, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, पीछे पीछे ही चल रहे हैं, समझ आ रहा है? तो एकदम ही पीछे पड़ जाते हैं। तो ये तो ऐसा हो गया कि भाई तू 90 पे है तो मैं 80 पे हूँ, कभी भी तेरे को टेक ओवर कर जाऊंगा, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये मार्केट चैलेंजर्स में आते हैं वैसे। अब टेस्ला और बीवाईडी में फाइट चलता है। बीवाईडी नंबर 1 है, टेस्ला नंबर 2 है। तो बीवाईडी वाले को पता है कि टेस्ला भी तो कोशिश करेगा नंबर 1 बनने की, इमेज इशू भी तो होता है वैसा है। तो बीवाईडी भी कुछ नया नया करता रहेगा कि भाई तू भी आ पीछे पीछे, मैं भी कुछ नया करता रहूंगा। तो प्रेशर दोनों पे अपनी अपनी जगह है वैसा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है। फिर है मार्केट फॉलोअर। ये वो होते हैं जो आराम से बैठे हैं, वेट एंड वॉच, जल्दी नहीं करनी अपने को। तुम लड़ रहे हो, तुम लोग लड़ो, देखते हैं कहाँ तक जाते हो। मारुति वाले ने यही किया। मारुति अभी तक ईवी सेगमेंट में आया नहीं था। अभी रिसेंटली उन्होंने एक कार लॉन्च की है जो ईवी बेस्ड है, विक्ट्रॉनिक्स ऐसा कुछ नाम है, बहुत रिसेंट आई है। तो ईवी मार्केट इंडिया में कोविड के बाद से ही चल रहा है, 21 से बातें हो रही है। टाटा तो बहुत साल पहले आ गया था, फिर उसके बाद एमजी आया, फिर बाकी कंपनीज आई, लेकिन मारुति ने इनिशिएट नहीं किया। मीडिया ने बहुत क्वेश्चन पूछे उनसे कि आप ईवी सेगमेंट में क्यों नहीं आ रहे हो, पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। बोले हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, हमें ऐसा लगता है कि अभी ईवी के लिए बहुत जल्दी है और ये सब कंपनीज रेस लगा रही है। वी आर नॉट इनटू दैट, बिकॉज बैटरी की कॉस्ट की वजह से ईवी गाड़ियां महंगी है और हमारा पहले से बेस रहा है इंडिया में चीप गाड़ियां प्रोवाइड करना या सस्ती गाड़ी प्रोवाइड करना। तो हम बैटरी वाले पे जाएंगे अभी ईवी में, तो कार की कॉस्ट बढ़ जाएगी और हम उसके फेवर में नहीं है। बोले इसके बदले हम लोग फेवर कर रहे हैं हाइब्रिड कार्स का, सीएनजी कार्स का, जो पेट्रोल और गैस दोनों पे चलती है। उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि उसमें भी एवरेज बेटर हो जाती है और रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है और बैटरी के कंपैरिजन में गाड़ी सस्ती है। तो बहुत सारे लोग वो आई सीएनजी या हाइब्रिड सीएनजी ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो मार्केट अच्छा है। तो बोले हम ईवी में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेट्स वेट एंड वॉच। अगर लगेगा कि हाँ मार्केट सच में फ्यूचरिस्टिक है तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इनको लेट एंट्रेंट्स भी बोलते हैं या इनको यहाँ पे मार्केट फॉलोअर्स भी बोलते हैं कि सबने कर लिया ना, अपन उसके बाद चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसा। देखो मारुति की गुडविल इतनी है कि वो आज भी ईवी गाड़ी लॉन्च करेगा ना तो लोग चुपचाप खरीद लेंगे क्योंकि मारुति की ब्रांड वैल्यू वैसी है। तो उसको प्रूव नहीं करना अपने आप को। तो अगर वो 2 साल बाद भी एंटर करेगा तो भी मार्केट में अच्छा खासा शेयर वो ले सकता है, वो बात उसको पता है, इसलिए वो जल्दबाजी में नहीं है। बोले पेशेंटली काम करते हैं, भागदौड़ नहीं करनी अपने को वैसा है। तो ये है मार्केट फॉलोअर्स, सिट एंड रिलैक्स, वेट एंड वॉच, ये अप्रोच ये लोग फॉलो करते हैं। आराम से बैठो, कोई जल्दी नहीं है। ये स्मार्ट बिजनेसमैन की निशानी होती है ना। मार्केट थोड़ा देखो तो सही, पहले पहले कूद पड़ोगे, उसके अपने ड्रॉबैक भी है, उसके अपने फायदे भी हैं। हाँ वो लिख सकते हो, लिख सकते हो, वही अप्रोच है ना, स्पेसिफिक है, आप लिख सकते हो। ये जनरल भाषा ही है, यहाँ पे कोई हैक तो है नहीं, आप आराम से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। बहुत सारी कंपनीज ना ये स्ट्रेटेजी अपनाती है। कोई कुछ नया कर रहा है ना तो बोले इसको करने दो। देखो अगर डूब गया तो अपन क्यों बेवकूफ बने, और तैर गया तो अपन भी पीछे पीछे भाग जाएंगे। कॉपी कैट वाली स्ट्रेटेजी होती है बहुत बार, तो वैसा भी होता है। तो दैट इज ओके, सबका अपना थॉट प्रोसेस है। और एक है नीश मार्केटिंग, मार्केट नीशर बोला जाता है, ठीक है। नीश मार्केटिंग वो है जो मास को अपील नहीं करते। देखो जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, एक तो एज अ सेलर आपकी कंडीशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। देखो मारुति का थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, हमको महंगी गाड़ी नहीं बेचनी, हमको अफोर्डेबल गाड़ी बेचनी है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि हर गाड़ी में 6 एयरबैग कंपलसरी। अभी ऐसा है कि आप आल्टो भी खरीदोगे ना तो भी 6 एयरबैग आती है। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने कंपलसरी किया कि भाई सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाना है, तो 6 एयरबैग कंपलसरी है। फ्रंट में 2 होती है, साइड की 2, पीछे में साइड की 2, ऐसे 6 होगी। पहले तक ऐसा था कि 2 कंपलसरी थी, तो हर कंपनी आगे 2 देती थी, पीछे कोई नहीं देता था, वो टॉप एंड मॉडल में ही आती थी। तो क्या कॉस्ट में फर्क पड़ता था। पर एक्सीडेंट्स में ये देखा गया कि फिर जो पीछे बैठा है वो बेचारा मर गया, क्यों? क्योंकि एयरबैग ही नहीं है। तो अगर 6 एयरबैग कंपलसरी हो, दिस इज मिनिमम क्राइटेरिया। मारुति ने ओपनली अपोज किया कि तुम लोगों ने 6 एयरबैग कंपलसरी करके कॉस्ट बढ़ा दिया, तो उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ कि तुम कैसे लोग, मतलब जान की सेफ्टी के लिए सरकार अगर अच्छा रूल बना रही है तो तुम 20-25 हजार रुपए कॉस्ट बढ़ाने के चक्कर में तुम उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उसके अटैक कर रहे हो उसके ऊपर। मारुति ने बोला भाई देखो हमारा एक ही थॉट प्रोसेस है, कॉस्ट कटिंग और अफोर्डेबल कार्स।
6 एयरबैग कंपलसरी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान डेली रूटीन में खुद 1 या 2 लोग ही ड्राइव करते हैं और पीछे कोई बैठा ही नहीं होता है, फालतू में उसको 6 एयरबैग वाली गाड़ी दिला रहे हो और उसके पीछे हमारा 30-40 हज़ार रुपये हर मॉडल पे कॉस्ट पड़ रहा है, तो हमारी गाड़ी अफोर्डेबल के बदले महंगी हो रही है। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू खाली कॉस्ट कटिंग, सेफ्टी पे है ही नहीं। अब ये डिबेटेबल है, कोई बोलेगा यार तुम कैसे लोग हो, 30-40 हज़ार रुपये गाड़ी में कौन एक्स्ट्रा नहीं दे सकता, जो 5 लाख दे रहा है 5.25 देगा, तुम दो ना 6 एयरबैग, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे हर कंपनी का अपना थॉट प्रोसेस होता है। अब आप सोचो, रोल्स रॉयस है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, उनको थोड़ी ना 5 लाख गाड़ियां बेचनी है। मारुति एक महीने में इंडिया में 1.5 लाख गाड़ी बेचता है, एक महीने में। रोल्स रॉयस थोड़ी बिकती है 1.5 लाख। रोल्स रॉयस को पूरे साल में 3,000 बेचनी है पूरे वर्ल्ड में। खुश है वो, क्योंकि वो जो गाड़ी बना रहा है, जिस कस्टमर को टारगेट कर रहा है ना, वो कस्टमर पैसा नहीं देखता, वो देखता है लग्जरी। अभी आप अगर रोल्स रॉयस ऑर्डर करते हो तो आपके घर पे आते हैं, सर कौन सा कलर चाहिए, आप पैलेट में से डिजिटली जो कलर बोलोगे ना, एग्जैक्ट वो टोन बना के देंगे। फिर बोलेंगे सर आपकी कार का इंटीरियर कौन से कलर का चाहिए, तो बोले हमारे पास 44,000 कलर ऑप्शन है। 44,000 कलर ऑप्शन टोन के बेसिस पे। तो आप जो टोन बोलोगे ना, वो टोन का लेदर, वो टोन की स्टिचिंग का थ्रेड और वो टोन का कार का एक्सटीरियर आपको मिलेगा। इतनी प्रिसीशन। गाड़ी ऑन करोगे तो डिस्प्ले में आपका नाम आएगा, सीट के ऊपर आपका नाम चाहिए तो वो स्टिच करके देंगे। तो उनको वो कस्टमर चाहिए जो 5-10 करोड़ रुपए बिना देखे खर्च करता है, लेकिन उसको कस्टमाइजेशन चाहिए। एक गाड़ी बनानी है, बोले सर 6 महीने लगेंगे, 6 महीने तक आपकी गाड़ी बनेगी, हैंडमेड है, हैंड फिटिंग है, हैंड स्टिच्ड लेदर है, उसके बाद आपको गाड़ी मिलेगी। तो उनका इंटेंशन 5 लाख गाड़ी बेचने का नहीं है। BYD पूरे साल में 5.5 लाख गाड़ी बेचता है पूरे वर्ल्ड में, टेस्ला 5 लाख गाड़ी बेचता है, लेकिन रोल्स रॉयस को नहीं बेचनी। उसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग। नीश मतलब एक छोटी सी सिलेक्टेड ग्रुप जिसको हम टारगेट करेंगे, बाकी लोगों से हमें मतलब नहीं। हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बेच ही नहीं रहे। रोल्स रॉयस चाहे तो क्या 10 लाख की गाड़ी नहीं बना सकता, क्या उसको आता नहीं होगा बनाना? बना ही सकता है, लेकिन वो चाहकर उस सेक्टर में एंटर नहीं कर रहा, एक एक्सक्लूसिविटी रखने के लिए। वैसा ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये मार्केट नीशर्स हो गए। तो ये सारे जो है ना, ये मार्केट की पोजीशंस के बेसिस पे इनकी कैटेगरीज है, लीडर्स, चैलेंजर्स, फॉलोअर्स और मार्केट नीशर्स। 4 कैटेगरी, पूरा एक आंसर बनता है सिंपल, 4 मार्क्स का 4 पॉइंट्स बनते हैं। वैसे आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एंट्री स्ट्रेटेजी। आप किसी मार्केट में किस पॉइंट पे एंटर करते हो, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करें। पहली कैटेगरी है पायनियर्स। पायनियर्स वो है जो मार्केट में सबसे पहले आए। मैंने आपको मार्केट लीडर के साथ बताई दिया, इसलिए बताया क्योंकि यूजुअली जो मार्केट में सबसे पहले आता है उसको एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलता है, और बहुत बार वो ऐसा मार्केट पकड़ लेता है कि फिर उसके पीछे कोई आ ही नहीं पाता। दिस इज नॉट ऑलवेज राइट, बट मेजोरिटी केसेस में ऐसा देखा गया है। व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लो। व्हाट्सएप वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉफ्टवेयर। हम लोग को जाने व्हाट्सएप कब आया था, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, CA फाइनल में थे, तो व्हाट्सएप आया ना, तो मैं इंटर या फाइनल में होऊंगा, आई थिंक 2012-13 में आया था। तो तब जब पहले, उसके पहले SMS पे जी रहे थे हम लोग, वो भी लिमिटेड SMS होते थे। आज तो क्या डेली के 100 SMS मिलते, तब महीने के मिलते थे 250, फिर मिलते थे महीने के 1000। तो 1000 SMS पूरे महीने के, उसी में चैटिंग कर लो जितनी करनी, और कुछ तो है नहीं। ईमेल करने का तो ऑप्शन नहीं है, या फोन से कर लोगे, तब तो नेट नहीं चलता था। जब व्हाट्सएप आया ना, तो किसी ने बोला यार वो ऐसा सॉफ्टवेयर आया है जिससे अनलिमिटेड मैसेज कर सकते हैं। बोला जा मजाक मत कर, ऐसा थोड़ी होता है, या 1-1 रुपया लगता है एक SMS का, अनलिमिटेड कौन दे देगा ऐसे फ्री में? बोले नहीं आया है, तब 2G नेट चलता था फोन में। तो व्हाट्सएप हाँ, वो तो वहीं से शुरू हुआ, बट हाँ 2G ऐसा था कि भाई वो एक थोड़ा ध्यान में, बाकी तो 1G से स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियस है। तो वो शुरू हुआ, तो भाई व्हाट्सएप इंस्टॉल करके देखा, फिर जैसे ही एक मैसेज भेजा ना, पहले जाके बैलेंस चेक कर रहे, पैसे तो नहीं कट गए। पता चला 2-4 मैसेज भेज दिए, सारे मैसेज ही जुड़ गए, तो पता चला फ्रॉड है। बोले नहीं सच में आया है। फिर ऐसा इंस्टॉल करके चला के देखा, फिर बैलेंस चेक किया, तो वो बैलेंस ही रखा था 20 रुपये। ले भाई करो व्हाट्सएप, पैसे कट भी गए तो 20 रुपये कटेंगे, तो प्रीपेड वाले फोन से ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंस्टॉल करके देखी, तब पता चला कि सच में ऐसा हो रहा है। तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी आ गई। तो व्हाट्सएप पहला ऐसा मैसेंजर ऐप था जिसने वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये चीज़ की। अच्छा, इससे पहले ब्लैकबेरी था, ब्लैकबेरी का मैसेंजर था, बट वो ब्लैकबेरी टू ब्लैकबेरी चलता था। तो व्हाट्सएप वाले ने क्या सबके लिए ओपन कर दिया। अब व्हाट्सएप के पीछे टेलीग्राम आ गया, हाइक आ गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन देखो आज भी व्हाट्सएप नंबर 1 है। अब ऐसा नहीं बोलते भाई मैसेज कर देना, भाई व्हाट्सएप कर देना। उसने, उस ब्रांड ने जगह वैसी ली थी, तो उसको पायनियर्स बोला जाता है। वैसा कोका कोला है तो वर्ल्ड का पहला कोला बेस्ड बेवरेज। अब देखो कैसा मार्केट पकड़ा, कुछ भी कर लो आप उसको बीट नहीं कर पाओगे। वैसा है, तो ये सब चीजें होती। इसका उल्टा भी है, ओला। ओला पायनियर, EV मार्केट में सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम। आज देखो क्या हालत हो गई। उल्टा एग्जाम्पल कि पायनियर होते भी लीडर नहीं बन पाया, लीडर होके भी पीछे हो गया। दैट इज ऑल्सो केस, वैसा भी होता है।
चलिए आगे देखें। क्लोज फॉलोअर्स, ये वो हैं जो पायनियर के पीछे पीछे चलते हैं। प्रीएम्पशन ऑफ असेट का मतलब है कि आपके पास ना जो रॉ मटेरियल सप्लाई है वो अवेलेबल है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। दैट इज प्रीएम्पशन, मतलब कोई चीज़ पहले से अपने पास होना, अपने फेवर में होना। अब ये टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स के पास ना स्टील का सप्लाई खुद का ही है, घर की कंपनी है, तो बाकी किसी को स्टील मार्केट में नहीं भी मिल रहा, अपने को तो मिलता रहेगा, अपनी कंपनी बनाती है। तो वो जो है ना एक एडवांटेज हो गया कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो आपके पास नहीं। प्रीएम्पशन का मतलब है असेट्स उतनी क्वांटिटी में होना कि कॉम्पिटिटर पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में एंटर किया, फ्री कैसे बांटा? पैसा बहुत था। पैसा कहाँ से आ रहा था? पेट्रोल बिजनेस से आ रहा था। तो वो जो पैसा लेके बैठा था कोई कंपटीशन में टिक ही नहीं पाया, बिकॉज रिलायंस अगले 2 साल 3 साल 5 साल आपको फ्री में इंटरनेट देना अफोर्ड कर सकता था, बाकी कंपनीज नहीं कर सकती थी। तो जो नहीं कर सकती थी वो बंद हो गई, लेकिन जिसका पास पैसा पड़ा था वो सर्वाइव कर गया। दैट इज द पॉइंट। तो उसको प्रीएम्पशन ऑफ असेट बोलते हैं। एप्पल, अभी एप्पल से स्विच करोगे तो दूसरा फोन खरीदना पड़ेगा, तो उसमें भी तो पैसा होगा। और एप्पल के लेवल का अगर आपको फोन चाहिए तो फिर पैसा ज्यादा लगेगा। सैमसंग में जाओगे तो अच्छे फोन मिलेंगे, बट 50,000 60,000 80,000 से नीचे कुछ नहीं आएगा। तो स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है ना बायर के लिए, तो वो नहीं जाएगा। वैसे ये पॉइंट्स ठीक है। फिर है क्लोज फॉलोअर्स। पेप्सी, कोका कोला आया तो पीछे पेप्सी आ गया, व्हाट्सएप आया तो पीछे टेलीग्राम आ गया। अब टेलीग्राम चलता है लेकिन व्हाट्सएप जितना तो नहीं चलता है, हर कोई टेलीग्राम पे जरूरी नहीं, ये वैसा हो गया। क्लोज फॉलोअर्स ये सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं और फॉलो करते रहते हैं। क्लोज फॉलोअर्स को एडवांटेज क्या होता है पता है? जो पायनियर ने सोचा वो सोचने में अपना दिमाग नहीं लग रहा, कॉपी पेस्ट। जो तूने किया वो तो मैं ले ही लूंगा और नया एड ऑन कर दूंगा। अब देखो व्हाट्सएप आया ना, तो व्हाट्सएप पहले बहुत बेसिक था, आज व्हाट्सएप में बहुत फीचर है। पहले व्हाट्सएप वर्जन में तो इतना कुछ था भी नहीं, सिंपल मैसेजिंग था। धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया पता है? टेलीग्राम की वजह से। टेलीग्राम ने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप 2 GB की फाइल भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं था, अब व्हाट्सएप भी दे रहा है, क्योंकि उसको भी तो मार्केट में बने रहना है। तो अब टेलीग्राम के मेजोरिटी फीचर्स व्हाट्सएप ने अपने में इनकॉर्पोरेट कर लिए, तो टेलीग्राम की यूटिलिटी ही नहीं क्रिएट करने दे रहा है। वो लोगों को बोल रहा है तुमको क्या जरूरत है वहां जाने की, क्या चाहिए? 2 GB का फाइल शेयर करना है, मैं देता हूँ, मेरे यहाँ कर लो। ग्रुप बनाना है, मैं बना देता हूँ। ग्रुप में बोले 256 मेंबर ही होते हैं, 1000 वाला करना है वो भी कर देता हूँ। हाँ, टेलीग्राम पे ये है कि आप 1.5-2 लाख मेंबर भी एक ग्रुप में ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप पे उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे वो बिजनेस फीचर ले आया, कैटेलॉग ले आया, प्रोडक्ट प्राइसिंग सब कुछ दे दिया उसने। व्हाट्सएप पे उसने यूपीआई लिंक कर दिया, आप व्हाट्सएप से सीधा पेमेंट कर सकते हो। तो वो लेके आ रहे हैं ना, तो उन्होंने इनोवेशन तो किए। फिर तीसरी कैटेगरी है इसके बाद, दैट इज लेट एंट्रेंट। इसमें मैंने एग्जांपल रखा है कैंपा कोला। पूरी दुनिया में कोका कोला पेप्सी 50 साल से बिक रही है, अब आया मार्केट में कैंपा कोला। रिलायंस वाला इतना लेट आया, लेट एंट्रेंट। उसने ब्रांड खरीद लिया ना। देखो ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। रिलायंस वाला जब मार्केट में आया बेवरेज मार्केट में, तो उसके पास 2 चॉइस थी, या तो अपना नया ब्रांड क्रिएट करे, भले रिलायंस है बट रिलायंस कोल्ड ड्रिंक के नाम से तो बेचेगा नहीं, रिलायंस कोला तो बोलेगा नहीं, कुछ नया नाम देगा। अब वो नया नाम लोगों के दिमाग में उतारने के लिए मार्केटिंग में बहुत खर्चा होगा, एडवर्टाइजिंग में। ब्रांडिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो, सेलिब्रिटी को लो, एंडोर्समेंट कराओ, कोई लोगो बनाओ, कोई जिंगल बनाओ, लोगों के दिमाग में बिठाओ, उसमें बहुत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उसने स्मार्ट वर्क क्या किया, कैंपा जो है वो बहुत पुराना ब्रांड है। इंडिया में 1980s में कैंपा बहुत चलता था, 90s में चलता था, तो उसने ना वो नॉस्टैल्जिया यूज किया, एक जनरेशन को टारगेट किया। अब कैंपा कोला बंद पड़ी है, कंपनी तो चलती नहीं, पर कैंपा का जो रजिस्टर्ड नेम है वो तो एग्जिस्ट करता है। तो उसने क्या किया, कैंपा के ओनर से वो नाम खरीद लिया। वो तेरा नाम दे दे, 22 करोड़ रुपए दिए, नाम खरीद लिया। जिसको सिर्फ एक नाम बेचने में 22 करोड़ मिले उसकी तो लॉटरी है, लेकिन रिलायंस के लिए 22 करोड़ कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा तो उसका पर डे हो जाता। तो उसने स्मार्ट वर्क किया। फिर उसने क्या किया, कैंपा कोला के टेस्ट से अपना टेस्ट मैच करने की कोशिश भी की। और जो लोग कैंपा कोला पी चुके हैं वो बोलते हैं टेस्ट में काफी रिजेम्बलेंस है, सेम टेस्ट है। फिर वो क्या कर रहा है, नॉस्टैल्जिया का यूज कर रहा है। कैंपा कोला आपके पेरेंट्स ने पिया होगा अपने स्कूल टाइम में, तो जैसे ही कैंपा नाम आया ना, सब लोग मिडिल एज वाले अपने बच्चों को बता रहे हैं, पूरे हम लोग कॉलेज में थे ना तब यही पीते थे, तब तो कोका कोला था भी नहीं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग फ्री।
अब आप लोगों ने सुन लिया कैंपा कोला कैंपा कोला, कभी कभी इरिटेट, अरे पापा बस करो यार, कितना कैंपा कोला, आपकी खुद की कंपनी का प्रमोशन। वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए, हम स्कूल में पीते थे, हम कॉलेज में पीते थे, अब उनकी बातें वैसी होती है, तब 2 रुपए मिलती थी, तब 5 रुपए मिलती थी, वही सब कंपेरिजन चल रहा है। तो मार्केटिंग तो फ्री हो गई ना, अब उससे वो ब्रांड नेम लोगों के दिमाग में छप गया, आपके दिमाग में छप गया, तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं। अब बाकी की जो एसोसिएशन करनी है, अभी आईपीएल में एसोसिएट कर दिया, अब खुद की मुंबई इंडियन है, खुद की ही टीम में लगा दो, स्टिकर लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ब्रांड स्पॉन्सर बना दो, हर जगह कैंपा कोला का नाम आ रहा है, तो वो सब चीजें आप कर लो, तो उससे प्रमोशन हो जाती है। बट मार्केट में वो लेट घुसा, पर उसको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वैसी लेके आया। आज की डेट में 4,500 करोड़ का बिजनेस है कैंपा कोला का, तो उसने वो 3rd पोजीशन ले ली है मार्केट में, जो उसको चाहिए थी। वैसा है, आधे रेट में बेचो, सब बनेगा, और क्या। ठीक है, तो ये मार्केटिंग वाला एक ब्लॉक आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे इन्होंने बात की थी। वैसा बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो ह्यूमन रिसोर्स वाली है, छोटा सा पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा, है वैसे डेप्थ में। एचआर स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्टाफ का मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट। आज की डेट में ना कंपनीज के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है टू रिटेन द स्टाफ। उसका ना एक जनरेशनल इफेक्ट है। आपके पेरेंट्स की जनरेशन में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में जब किसी को जॉब मिलती थी ना, तो उसके लिए लॉयल्टी मैटर करती थी। वो 25 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, रिटायरमेंट भी वहीं पे हुआ उसका, बोले मैंने इतने साल पहले जॉब ज्वाइन की थी या 40 साल बाद रिटायर हो रहा हूँ, तो कंपनी वाले उसको एक घड़ी दे रहे हैं, उसको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, उसको एक वो मेमेंटो या फिर ट्रॉफी दे रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। उससे उसको अच्छा लगता था कि देख मैंने एक कंपनी में इतने साल दिए, तो आज कंपनी ने मुझे इतना फेलिसिटेशन किया। वैसा आज की जनरेशन कैसी है, अपने को भी पैसा चाहिए। 25,000 रुपये से मैं शुरू किया, 2 साल से यही सैलरी पे हूँ, 30,000 हो गई, स्विच कर रहा हूँ दूसरी कंपनी में, जाके बोले कि 40 देगा तो आऊँगा, छोड़ दिया। तो 1 से 2 साल में हर एम्प्लॉय कंपनी स्विच करता है, और अब ट्रेंड हो गया है कि स्विच करोगे तो ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी बात है। तो उस वजह से लॉयल्टी तो बची नहीं। अब ऐसा हो गया कि एक एम्प्लॉय को पकड़ के रखना एक कंपनी में एचआर के लिए टफ हो गया, क्योंकि भागने में लगे रहते हैं। अभी तो एक कंपनी ज्वाइन की ना, दूसरे में इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं कि भाई वो तो प्रोसेस में टाइम लगेगा, यहाँ तो काम कर ही रहे हैं, वहाँ पे इंटरव्यू चलते रहेंगे, जैसे हाइक मिलेगा जंप कर लूंगा। अभी हाइक के चक्कर में ना एक ही इंडस्ट्री है, एक ही सेट ऑफ एम्प्लॉय है और एक ही कंपनी है, जिसमें लोग गोल गोल घूम रहे हैं। ए से बी में गए, बी से सी में गए, तो वो ए वाले के वहां जो जगह खाली वो कहाँ से आएगा, दूसरी कंपनी से आएगा, गोल गोल घूम रहे हैं। इस वजह से कंपनीज का कॉस्ट बढ़ता जाता है कंपटीशन में, कि भाई ज्यादा पैसे देंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, जरूरत है, तो उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाती है। और एचआर के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि एम्प्लॉय को छोड़ दिया उसने, रिजाइन कर दिया, तो नए रिक्रूट करने के लिए फिर से अनाउंसमेंट करो, फिर से इंटरव्यूज लाइन अप करो, सबका इंटरव्यू लो, अच्छा जिसको सिलेक्ट किया उसको ट्रेनिंग दो, फिर वापस से उसको सेट करो, फिर 1-1.5 साल होगा, फिर भाग जाएगा। तो उनके लिए ये जो चीज़ है ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसको एट्रिशन बोलते हैं। एट्रिशन का मतलब एक कंपनी छोड़ के दूसरे में स्विच कर लेना। तो एट्रिशन रेट जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो एचआर के लिए ये चीज बहुत चैलेंजिंग हो गई है कि स्टाफ को पकड़ के कैसे रखें, ये पॉइंट। तो इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, वो इन्होंने बताई हुई है। पहला पॉइंट बोला है कि आप एक ब्रांड क्रिएट करो। जैसे टाटा है, तो भाई हर कोई वहाँ काम करना चाहता है, दैट इज अ ब्रांड वैल्यू, कि भाई अच्छी कंपनी है, एम्प्लॉयज का ध्यान रखती है, एक्सेट्रा, वो सब चीजें होती है। रिटेंशन स्ट्रैटेजी, रिटेंशन का मतलब कैसे एम्प्लॉय को रोक के रखना है, पकड़ के रखना है, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। एब्सेंस मैनेजमेंट, ये भी तो प्रॉब्लम है। 100 लोगों का स्टाफ है, ऑन एन एवरेज रोज 10 लोग तो छुट्टी मारते होंगे, आज किसी के वहाँ कुछ हो गया, आज किसी के वहाँ हो गया, अब वो 10 का काम आज का करेगा कौन? तो एब्सेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो बाकी 90 में बांटो थोड़ा थोड़ा काम। अब एक छुट्टी मारता है, दूसरे लोगों का बर्डन बढ़ जाता है, वो सब करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया ना कि एक एम्प्लॉय एक रोल में बोर हो जाता है। आजकल अपनी जनरेशन बोर बहुत जल्दी होती है, लोगों से भी और काम से भी, तो फिर नया नया चाहिए अपने को, वैसा है, तो बोर हो जाते हैं अपन। तो बोला भाई मैं एक ही काम कर रहा हूँ 1 साल से, एक ही साल तो हुआ है, थोड़ा ठीक से सीख तो ले, नहीं कुछ और काम दो, नहीं तो जा रहा हूँ। अब वो दूसरी कंपनी में जाके दूसरा रोल ढूंढ रहा है, सेम रोल पे काम नहीं करना, कुछ और सिखाओ। तो फ्लेक्सिबिलिटी में ये कि एचआर को ध्यान रखना पड़ता है कि इसको इस डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे में डाल दो, ले तो बोर हो गया, दूसरा काम सीख, 1-2 साल सीखेगा, तेरा मन लगेगा, फिर तीसरे में डाल देंगे, रोटेशन करते रहो। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। टैलेंट मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब तो होता ही है। एचआर का काम क्या है, सिलेक्शन भी तो वही करेगा, भाई किसको रिक्रूट करना है, किसको क्या काम देना है, इंटरव्यूज लेने, वो सब काम उनका रहता है, ये मेन चीज है। ठीक है, अब एचआर प्लानिंग में आपको किन 3 चीजों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे बोला है। फोरकास्टिंग द लेबर डिमांड। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में क्या होगा, प्रिडिक्ट करना, वैसा है। तो लेबर डिमांड मतलब कितनी स्टाफ रिक्वायरमेंट रहेगी फ्यूचर में, उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करो। कोविड के टाइम पे पहले ओवर हायरिंग हुआ, 2020 में काफी लोगों की जॉब्स गई, पर सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से आईटी में डिमांड बढ़ गई। तो हर कंपनी ने 2020-21 में बहुत ज्यादा
रिक्रूटमेंट किया, आने दो, पैकेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे दिए, 22 के बाद निकालना शुरू कर दिया। अब देखो आईटी में क्या हाल है, क्योंकि ओवर हायरिंग करोगे तो एक पॉइंट पे तो स्टाफ आपको महंगा ही पड़ेगा ना, फिर निकालना भी शुरू कर दिया। ये चीज़ है। एनालाइजिंग द प्रेजेंट लेबर सप्लाई, मार्केट में लेबर कितनी अवेलेबल है, शॉर्टेज है तो पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन बहुत अवेलेबल है तो बार्गेन कर सकते हो। ये सब पॉइंट्स होते हैं। बैलेंसिंग द प्रोजेक्टेड लेबर डिमांड एंड सप्लाई, वही बैलेंस करना, जितनी डिमांड है जितनी सप्लाई है उसको कितना रिक्रूटमेंट करना, ये सब पॉइंट्स। तो ये एचआर स्ट्रेटेजी वाला आपका पार्ट है। अब इसको लेके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर से थोड़ा रिपीटेशन भी होगा। अभी हमारे यहाँ कितनी कैपेसिटी है स्टाफ की, कितनी रिक्वायरमेंट है, गैप एनालिसिस करो, ये कॉमन चीज़ होती है। और फिर इसके बेसिस पे कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओ। देखो सबसे पहले बोले रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग वही हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्ट्रक्चर अभी तक चल रहा था उसमें कुछ चेंजेस करो। क्या करते हैं, टीम शफल कर देते हैं कि आप इतने टाइम से यही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सेम टाइप का काम आ रहा है, चलो आपको इस टीम से उठा के उसमें डाल देते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करो, दूसरे प्रोडक्ट पे काम करो, तो आपका मन लगा रहेगा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये तो आपको करना ही। अब जो नया रिक्रूट आया है उसको काम तो सिखाओ, उसको बताओ तो सही हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद ही वो उसके अंदर सेट हो पाएगा ना। वैसा है रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी, नए लोग जिसको हायर किया है उसका स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, वो सब चीज़ों पे ध्यान होगा। आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजी, क्या काम खुद करना है, क्या काम बाहर से कराना है, क्या अपने एम्प्लॉय से कराना है या क्या दूसरी फॉर्म से कराना है, ये बाइफरकेट करना। कोलैबोरेशन, बहुत बार ऐसा भी होता है दो एंटिटीज ना कोलैबोरेट कर लेती है। नॉलेज शेयरिंग, आपके एम्प्लॉयज हमारे यहाँ भेज दो, अगले 1 महीने तक हम उनको ट्रेन करेंगे, और हमारे एम्प्लॉयज हम आपके यहाँ भेज रहे हैं, कुछ आपसे सीख के आएंगे, कुछ हमसे सीख के जाएंगे, नॉलेज शेयरिंग होगा। डायरेक्ट कंपटीशन वाली कंपनीज में नहीं होता है, लेकिन जो एक दूसरे के साथ ऐसे काम कर सकती है वो कंपनीज करती है, नॉलेज शेयरिंग होता है। रिटेंशन स्ट्रैटेजी, रिटेंशन में वही हर साल अप्रेजल दो, सैलरी बढ़ा के दो, उसका रोल चेंज करो, उसको प्रमोशन दो, खुश रहेगा तो काम करता रहेगा। तो रिटेंशन के लिए कंपनी दिमाग लगाती है। गूगल का बात नहीं कर रहे थे वो, गूगल का ऑफिस कैसा बना रखा है, गूगल के ऑफिस में गेम जोन है, स्लीपिंग पॉड है, वीडियो गेम्स है, सब कुछ है। जो करना है करो, सो जाओ, कोई नहीं बोलेगा आपको। खाना पीना जितना चाहिए खाओ, जो खाना है खाओ, ओपन कैंटीन बना रखे, कुछ भी बोलोगे बन जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब ये सब चीजें करके कंपनी आपको रिटेन करने की कोशिश कर रही है। गूगल के ऑफिस की ऐसी रेपुटेशन है कि इतना एडिक्टिव है कि आप वो ऑफिस छोड़ के कहीं और काम करने जा ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, कपड़े जो पहनने पहन के आओ, यूनिफॉर्म वाला कोई बर्डन नहीं है। तो उस टाइप की चीजें उन्होंने रखी है। वैसा ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, ऑन बोर्ड करना मतलब किसी को कंपनी में इन्वॉल्व करना, कभी आ जाओ आप आगे कंपनी में। अब कोई नया स्टाफ आता है ना तो उसका एक ओरिएंटेशन करना पड़ता है, मतलब बाकी सारे स्टाफ से मिलवाओ, हाय हेलो कराओ, इंट्रोडक्शन कराओ, किसी एक टीम में उसको ज्वाइन करा दो, उस टीम के साथ उसकी बॉन्डिंग करवा दो, ताकि वो ऐसे अकेला ना फील करे कि यार तुम सब तो पुराने हो, मैं तो आज ही आया हूँ, अब मुझे कोई जानता नहीं, मेरे से कोई बात नहीं करता, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब ओरिएंटेशन वाला पार्ट हो जाता है। वैसा है मेंटरशिप प्रोग्राम्स, यूजुअली कंपनीज ऐसा करती है, जो टीम्स डिवाइड होती है ना उसमें सीनियर्स और जूनियर्स की मिक्स टीम बना देते हैं, तो जो नया आया है वो सीनियर के साथ धीरे धीरे अपने आप काम सीख जाएगा, दैट इज मेंटरशिप। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, पैसे वैसे दे के उसको लालच दे के खुश रखो, बोनस शेयर दे दो, ईसॉप दे दो, ठीक है, तो उसको परक्यूजिट दे दो। आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, जिम सब्सक्रिप्शन फ्री, आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, ऐसे सब चीज़ें होती है, एम्प्लॉय खुश रहता है। इंश्योरेंस फ्री कर दो उसका, ये सब पॉइंट्स हो सकते हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स मतलब इंसेंटिव्स, रिकग्निशन का मतलब अप्रिसिएशन, अवार्ड्स दो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक। डोमिनोज में जब बोर्ड लगा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एक का फोटो लगा होता है, उसका नाम लिखा होता है, फिर अपन उसको ढूंढ रहे होते हैं स्टाफ में कौन है, अप्रिसिएशन मिलता है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी है, कुछ लोग अवार्ड से खुश होते हैं, कुछ रिवॉर्ड से। किसी को सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए, भाई मेरी तारीफ कर दी मुझे अच्छा लगा, पैसे तो ठीक है, कुछ बोलते हैं तो तारीफ करके गाली दे, पैसे टाइम पे देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी तारीफ से, पैसे टाइम टू टाइम मिलने चाहिए और पैसों में ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, पैसे नहीं मिलेंगे मैं नहीं आऊंगा कल से। तो दोनों टाइप के एम्प्लॉयज को वैसे एंटरटेन करना पड़ता है, ये पॉइंट है। वर्क लाइफ बैलेंस का तो मजाक ही है पूरी दुनिया में, जानने दो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाली बात ऊपर भी हो गई थी। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, स्टाफ से कम्युनिकेट करते रहना एचआर का काम है। स्टाफ को बुला के भी पूछो भाई कैसा लग रहा है, कंपनी में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई इशू है, टाइमिंग्स को लेके कोई प्रॉब्लम है, काम को लेके कोई प्रॉब्लम है, किसी टीम मेंबर से कोई इशू है, तो आप बोल सकते हो। फीडबैक लोगे तो समझ में आएगा क्या चल रहा है, फिर उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। वैसा है डीलिंग विद द चेंज, देखो वो तो रहेगा ही, बोलते हैं ना जनरेशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। आजकल बेचारे एचआर का जॉब बहुत टफ हो गया है, जेनजी जनरेशन आ गई ना अपनी, कोई भरोसा नहीं है, कल मुंह पे मार के आ जाएगी नहीं आऊंगा, जा जो करना है करना है, फर्क ही नहीं पड़ता। अभी रील बनती है ना, बोले आधा घंटा लेट आओगे आधे दिन के पैसे कटेंगे, बोले मैं आधे दिन के बाद ही आता हूँ, फिर बोले आधे दिन के बाद आओगे तो पूरे दिन के पैसे कटेंगे, बोले कल ही आता हूँ फिर।
बोले एक दिन छुट्टी मारोगे 3 दिन के पैसे कटेंगे, बोले मैं चौथे दिन पे आऊंगा, फिर 3 दिन बाद आऊंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वो धमकी भी दे दो किस चीज की दी, पैसे काटने या नहीं आना। अब ऐसी जनरेशन को ना हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट है। पहले के टाइम पे लोग डरते थे, सुनते थे, शर्म आती थी। अब तो ऐसा है कि भाई ठीक है, मुझे पता है कंपनी है, मेरा घर नहीं है, तुमको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल जरूरत नहीं होगी तुम निकाल दोगे। तो लॉयल्टी वाली बात तो है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा टफ काम हो गया। तो चेंज के साथ डील करना पड़ता है, उस हिसाब से स्टाफ को मैनेज करना पड़ता है। टीम वर्क को थोड़ा मोटिवेट करना है, देखो साथ में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो ग्रो करेंगे। टीम सेलिब्रेशन कंपनीज में होता है। जैसे आईटी कंपनी है, आप लोगों की टीम है जिसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, अच्छा काम किया, क्लाइंट ने तारीफ भी की, अच्छे पैसे भी दिए, सक्सेसफुल हुआ, तो भाई चलो आज इस टीम को सेलिब्रेट करेंगे, इनके लिए चीयर करेंगे, सबके सामने आपके लिए ताली वाली बजाई, आपके लिए चीयर किया, पार्टी वार्टी की, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दी, पिज्जा मंगवा दिया, पार्टी कर ली। हाँ तो होता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि आपको ऐसा फील होता है कि अप्रिसिएशन मिला, हमारी टीम का नाम हुआ, बाकी टीम्स ने देखा, अब उनको भी हो रहा है यार इनके नाम पे तालियां बजी, अपने नाम पे बजनी चाहिए, अगली बार अपन और बेटर काम करेंगे। तो इंटरनली एक हेल्दी कंपटीशन भी हो जाता है वैसा है। तो टीम सेलिब्रेशन भी नेसेसरी है। ठीक है, तो ये पूरा एचआर वाला पार्ट आपका यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब प्रोडक्शन वाला तो आज नहीं स्टार्ट करेंगे, भारी हो जाएगा। कितना बाकी है? बस ठीक है, कल खत्म हो जाएगा जैसे सोचा हुआ है अपन ने, कोई इशू नहीं।